देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर देश से में। ताइवान में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की उपस्थिति से एशिया में तनाव की सुगबुगाहट बढ़ चुकी है। दरअसल नैन्सी पेलोसी इस समय ताइवान में है। उनकी यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। लगातार दोनों देशों के बीच तल्खी विश्व पटल पर दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि इस बीच चीन की आर्मी ने ताइवान की सीमाओं के किनारे घेराबंदी की है और 4 से 7 अगस्त तक सैन्य अभ्यास शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव के मुद्दों की बात करें तो दोनों ने एक दूसरे के उत्पादों पर आयात कर बढ़ा दिया है और हाल के वर्षों में एक दूसरे पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। साथ ही दक्षिण चीन सागर में चीन के पैर फैलाने से अमेरिका और इसी के साथ ही पश्चिमी मुल्क नाराज हैं। इसके साथ ही अमेरिका का कहना है कि चीन में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसे लेकर कई बार दोनों के बीच तनाव भी बढ़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि क्या एशिया में शांति को चुनौती मिलने वाली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या एशिया पर युद्ध का साया मंडरा रहा है। अमेरिका और चीन के तनाव का एशिया पर क्या होगा असर। तनाव की स्थिति में भारत का रुख क्या हो सकता है। दो देशों के बीच में ये तनाव क्या एशिया में स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है और अगर ऐसा होता है तो भारत किसका साथ देगा। चीन और भारत के संबंधों के बीच क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इससे पहले अगर हम रूस और यूक्रेन की जंग की बात करें तो पहले ही विश्व 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आया था और अब देखिए चीन और ताइवान के बीच भी एक बार फिर से जो बात की जाए विश्व है 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे कि अब देखिए जिस तरह से चीन और ताइवान के बीच ऐसा लग रहा है कि जंग छिड़ जाएगी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे और इसमें भारत किसके साथ खड़ा होगा, क्या रुख रहेगा भारत का। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, रिटायर कर्नल टीपी त्यागी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और सवाल सर मेरा यही होगा, पहले देखिए इससे पहले रूस और यूक्रेन की जंग हम देख रहे थे। दुनिया 2 ही धड़ों में बटी हुई तब भी नजर आ रही थी। अब देखिए जिस तरह से चीन और ताइवान में जो घटनाक्रम हम दोनों के बीच देख रहे हैं उसमें भी इसी तरह की कुछ चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। एक बार फिर से विश्व 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं सर। देखिए, ये घटनाक्रम दिखाने के लिए है, असलियत में नहीं है जी। क्या चाइना के साथ कौन आ रहे हैं? रशिया आ रहा है, ईरान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, नॉर्थ कोरिया आ रहा है। नाउ दीज आर द कंट्रीज व्हिच आर कमिंग, जो आ नहीं रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि हम चीन का समर्थन करते हैं। कैसे समर्थन करेंगे? रशिया कैसे समर्थन कर पाएगा? वो तो ऑलरेडी उलझा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान, और इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या चीन इनसे कोई मिसाइल मांग सकता है? कोई इनसे हवाई जहाज मांग सकता है? उसकी अपनी फायर पावर इन लोगों को देने की है बजाय इनसे लेने की। जहाँ तक बची नॉर्थ कोरिया तब तक किसी काम का नहीं है जब तक विश्व युद्ध प्रारंभ नहीं हो जाता। विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद तो बेशक कहा जा सकता है कि वो अपनी मिसाइल और जो उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करें। लिहाजा इन चारों देशों का आना कोई मीनिंग नहीं है। अब इधर नैन्सी जी आई। नैन्सी जी ने ताइवान में आके कह दिया कि दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक मुल्क तुम्हारे साथ है। पहली बात तो ये है, हु हैज गिवन हर दिस अथॉरिटी, कि वो दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक नेशन की तरफ से बोले। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो हम है, इंडिया है। क्या इंडिया से पूछा गया ये स्टेटमेंट देने से पहले? हालांकि हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या नेटो देश अगर युद्ध होता है अमेरिका में और चाइना में ताइवान के ऊपर, तो क्या बाकी नेटो डेमोक्रेसी यहाँ पे आएंगे? तो लिहाजा 2 धड़ों में बंटना जो है ये सिंबॉलिक है, ये मैटीरियल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इसका कारण क्या है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की एक खास पहचान है कि पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर ये दिखाओ कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या ये सच नहीं है
कि ओसामा बिन लादेन और अल कायदा का जन्म अमेरिका के द्वारा ही करवाया गया था रशिया के अगेंस्ट, और बाद में वो उसके अगेंस्ट हो गए। अब यहाँ भी क्या ये सच नहीं है कि प्रेसिडेंट निक्सन ने चाइना के लिए व्यापार का इंटरनेशनल दरवाजा खोला और उसे एक सुपर पावर बना दिया? और क्या ये सच नहीं है कि चाइना के साथ जो उसने अपने ट्रेड किए वो ट्रेड बादस्तूर है, और दिखाने के लिए वो कहता है कि मैं चाइना के अगेंस्ट। तो ये पहले प्रॉब्लम क्रिएट करना और फिर उसे सॉल्व करना, इसमें लगे रहते हैं, और चाइना केवल प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इंडिया के केवल सॉल्यूशन देता है। अब आपने पूछा इंडिया का क्या रोल होगा। देखिए, इंडिया का रोल जैसे रूस और यूक्रेन युद्ध में था, रूस और यूक्रेन युद्ध में भी हमने कहा था कि डिप्लोमेटिक डायलॉग से बात किया जाए, मगर यहाँ क्या करें, अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बराबर चलाने के लिए क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाया? और क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने चाइना को उकसाया नैन्सी पेलोसी को वहां पर भेजकर? तो पहले उकसाने की कार्रवाई करो, फिर सॉल्यूशन दो। उस सॉल्यूशन देने कहो कि अपने आप को ताकतवर बनाओ, ताकतवर बनने के लिए हथियार खरीदो, हथियार खरीदो, बोले मेरे से खरीदो, मैं अमेरिका हूँ, रशिया के ऊपर कुछ मत लगे। यानी कि कुल मिला के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं से भी देखो, you will come to the same conclusion that there is something and there is money behind them। और ये जो पैसे वाले देश हैं ये लड़ते नहीं है, ये या तो लड़वाते हैं। ये अर्मेनिया या अजरबैजान नहीं है, ये ईरान या इराक नहीं है, ये लड़ने वाले देश नहीं है, ये तो दूसरों को लड़वाते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, यही हाल चीन का है। अब 50 बात आप कहते रहिए, उसमें 6 लाइव फील्ड एक्सरसाइज कल से अगले 4 दिन तक करेगा ऑल अराउंड द ताइवान। हमला नहीं करेगा, वो अपने एयरक्राफ्ट भेज देगा ताइवान के एयर स्पेस में, हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमला करने का मतलब कुछ डिफरेंट हो जाता है। उसके चॉकलेट ये करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, अब लौटूंगी आपके पास टीपी त्यागी जी। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनता टीवी पर। और सवाल सर मेरा यही कि जिस तरह से अब चीन और ताइवान के बीच जिस तरह से अब देखिए कल जिस तरह से अगर बात की जाए ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी, उनका वहां पर पहुंचना, ये कहना कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, अमेरिका ताइवान के साथ है। इस बीच दूसरी तरफ चीन है जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ताइवान कार्ड खेलना बंद करे और जो चीजें वो कर रहा है उसको इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन की इस धमकी से क्या समझा जाए? चीन जो है वो ताइवान को अपना अधिकार क्षेत्र में मानता है। एक चीन ने वन चाइना पॉलिसी बनाई थी 1949 के अंदर, जब वहां पे जो सरकार थी और कम्युनिस्ट की सरकार आई, तो दूसरे धड़े के जो विपक्षी लोग थे वो वहां से भाग करके, चीन से भाग करके ताइवान में आकर बसे। और दोनों जो ताइवान में लोग आए उन्होंने भी ये कहा, जो एंटी कम्युनिस्ट थे, कि हम पूरे चीन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जो चीन में कम्युनिस्ट की सरकार थी, जो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में वहां पे जो कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी, उसने भी कहा कि पूरे के पूरे चाइना का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चाइना ने एक वन चाइना पॉलिसी बनाई हुई है, और वन चाइना पॉलिसी के अंदर चीन जो है केवल ताइवान नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो और भी कंट्रीज हैं, जैसे उसके शिनजियांग वहाँ का प्रांत है, या हांगकांग वहाँ का एक क्षेत्र है, या तिब्बत एक क्षेत्र है, और ये अपना जो ताइवान है। ऐसे 4 जो वहाँ के क्षेत्र हैं जो चीन के पास लगते हैं, उन सभी को चीन अपना अधिकार क्षेत्र मानता है, और उसमें ये मानता है कि वन चाइना पॉलिसी के अंदर ही मैं इनको गवर्न करूं। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका की जो स्पीकर वहां पे गई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ताइवान का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो चाइना को अपने अधिकार क्षेत्र में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप लगा और उन्होंने सीधे धमकी दी। मेरे से पहले वक्ता ने जैसे बताया कि जो अमेरिका का एक ही इसमें मोटिव है, उसका एक ही पर्पज रहता है कि वो उकसाने की राजनीति करता है, और उसके पीछे उसका
सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि अपने व्यापार को, और जो जिस प्रकार से विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के बहुत जो प्रमुख स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री हैं वो फील कर रहे हैं कि विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आ सकती है, तो कहीं ना कहीं अपने व्यापार घाटे को या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए इस प्रकार की ये पॉलिसी अमेरिका उकसाता रहता है। अमेरिका ने, हमने देखा कि यूक्रेन के अंदर किस प्रकार से कहा कि नहीं, नाटो की सेनाएं यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, लेकिन आज अमेरिका वहां कर क्या रहा है? सिर्फ हथियार बेचने के, हथियार भेजने के और उकसाने के कुछ नहीं कर रहा है। आज यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। यूक्रेन आज 50 साल पीछे जा चुका है। रसिया आज तक वहां लगभग 6 महीने हो चुके हैं, वो बम्बारमेंट कर रहा है, पूरे यूक्रेन को उसने तहस नहस कर दिया है। अगर मैं मानता हूं कि इस प्रकार से अमेरिका वहां पे अपने हवाई जहाज या दूसरी तरह के जो उनके वेपन्स हैं उनको वो वहां पे लॉन्च कर सकता है, लेकिन कार्रवाई की जहां तक बात है वो इस प्रकार का कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि आज चीन एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट के गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। बहुत सारी चीजें आज चीन का वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जीडीपी के हिसाब से देखा जाए या एक्सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, यहाँ वहाँ की प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए, तो चीन का एक बहुत बड़ा प्रभाव वो अमेरिका और पूरे विश्व के अंदर है। और चीन भी कतई नहीं ये चाहेगा कि इस प्रकार का युद्ध हो जिससे उसका जो घाटा है वो इसमें उसको घाटा आए और उसका घाटा बढ़े। तो कहीं ना कहीं दोनों देश अपनी जो चौधराहट है उसको कायम करना चाहते हैं। और चीन की तो पॉलिसी ही एक्सपेंशन की रही है कि पड़ोसी देश को अपने में मिला लो, उसका क्षेत्र मिला लो और अपने क्षेत्र को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। इसी प्रकार से उन्होंने पूरे के पूरे तिब्बत को हड़प लिया है। हांगकांग पे भी वो इसी प्रकार से अपना वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना कब्जा जमाना चाहता है। और जिस प्रकार से रसिया ने यूक्रेन और अपने जो आसपास के देशों पर ये कहा है कि ये यूएसएसआर का कभी भाग थे और ये हमारा हिस्सा है, तो इन चीज़ों से मैं ये मानता हूँ कि चीन को भी इससे सह मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन और रसिया की एक ही बात है, उसमें उत्तर कोरिया भी उनके साथ है, ईरान भी उनके साथ है, पाकिस्तान का सेंटीमेंट भी उनके साथ है। तो ये कंट्रीज आज चीन इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है कि जिस प्रकार से रसिया ने यूक्रेन में इंटरवेंशन करके उसके बहुत बड़े भूभाग को अपने में मिला लिया, तो आज अगर वो ताइवान को अपने हिस्से में मिला लेता है तो ताइवान चिप के मामले में, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के मामले में पूरे विश्व में लगभग 60% से ज़्यादा का प्रोडक्शन आज ताइवान करता है। ताइवान वर्ल्ड की इस सेक्टर में बहुत तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है और एक बहुत डेवलप एरिया है, वो बहुत डेवलप एरिया है। तो चीन चाहता है कि पूरी तरह से अगर ताइवान उसके कब्जे में आ जाए तो ये उनके लिए, चीन के लिए बहुत ही फायदे का सौदा होगा और कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की गतिविधियां करके पूरे ताइवान को अपने में मिलाना चाहता है। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी डॉक्टर रमेश कुमार जी आपके पास। कर्नल टीपी त्यागी जी, इससे पहले अगर हम रूस और यूक्रेन जंग की बात करते हैं तो उस वक्त अगर हम भारत का रुख देखें तो तटस्थ रहा था, ना वो खुलकर रूस का समर्थन कर रहा था, ना वो खुलकर भारत यूक्रेन के समर्थन में था। लगातार भारत ने ये कहा कि जंग से कुछ भी हल नहीं होने वाला, हालांकि दूसरी तरफ बातचीत से कोई ना कोई रास्ता दिखाया जाए। अब जिस तरह से आपने ये कहा कि अगर भारत की बात करें, अगर चीन की तरफ से अगर जंग का ऐलान कर दिया जाता है तो भारत का फिर से यही रुख रहने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए, जिस तरह से चीन लगातार ये कह रहा है कि अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें ताइवान से रिलेशन की, तो देखिए भारत का ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। दूसरी तरफ भारत जो है वो वन चाइना पॉलिसी का भी समर्थन करता है। इससे पहले 2010 में जब चीन के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे, हालांकि भारत की तरफ से उस टाइम समर्थन नहीं किया गया था, इस बारे में कुछ बोला नहीं गया था वन चाइना पॉलिसी को लेकर। लेकिन अब अगर ऐसा होता है और जंग होती है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? तो ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि जो कंपनी ताइवान में है और जो कंपनी चाइना में है वो वहां से निकल के हिंदुस्तान में आएंगी।
सबसे ज्यादा मुफीद हिंदुस्तान और उसके बाद वियतनाम। लेकिन हमारा वो एम नहीं है। मैं जरा सा ये वन चाइना पॉलिसी के बारे में आपको बताऊं। अगर वन चाइना पॉलिसी है तो वन इंडिया पॉलिसी तो नहीं है। वन इंडिया पॉलिसी में क्यों फिर चाइना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे हिंदुस्तान के वर्चस्व को मान्यता नहीं देता? देना चाहिए उसको। अगर वो वन चाइना पॉलिसी की हमसे उम्मीद करता है तो हम उससे वन इंडिया पॉलिसी की उम्मीद करते हैं। और अगर वन चाइना पॉलिसी है तो क्या सोलोमन आइलैंड वन चाइना पॉलिसी में आता है? क्या हम्बन टोटा ऑफ श्रीलंका, क्या ग्वादर ऑफ पाकिस्तान, क्या जिबूती ऑफ अफ्रीका, क्या ये वन चाइना पॉलिसी के अंदर में आते हैं? यानी कि आप दूसरों की जमीन को हड़पो। क्या मंगोलिया, जिसमें साउथ मंगोलिया उसने ऑलरेडी अपने साथ मिला लिया, क्या वो वन चाइना पॉलिसी में आता है? तो ये वन चाइना पॉलिसी जो है ये रिडंडेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है एंड वी डू नॉट सपोर्ट इट। और एक्चुअली में हमारे यहाँ पहले हम वन चाइना पॉलिसी को मानते थे, लेकिन हमने यद्यपि उसे अबेंडन तो नहीं किया, लेकिन हमने उसे रेफरेंस में डाल दिया। नाउ इट इज नॉट इन अवर मेन कॉन्टेक्स्ट, अर्लियर इट यूज्ड टू बी इन द मेन कॉन्टेक्स्ट। एक बात। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान अगर ये वार होता है तो हिंदुस्तान किसके साथ होगा? हिंदुस्तान किसके साथ हो सकता है? क्या अमेरिका के साथ होगा? अगर अमेरिका के साथ होना होता तो रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के साथ हो जाता, मगर नहीं हुआ। अगर अमेरिका का पिछलग्गू बनना होता तो क्वेड के अंदर जो क्वेड बना था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया थे, उसके अंदर उसको मिलिट्री अलायंस बनाना चाहते थे जापान, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे मिलिट्री अलायंस नहीं बनने दिया, वरना उसे भी एशिया का नेटो कहा जाने लगता। तो हिंदुस्तान अमेरिका के साथ अगर रहा भी तो पिछलग्गू नहीं बना। और ऐसे ही यहाँ क्या चाइना के साथ बनेगा? चाइना ने लास्ट कोर कमांडर मीटिंग के अंदर ये कह दिया कि हम डेप्सांग और डेमचौक के ऊपर बात नहीं करेंगे। अब मैं अब तक जो कुछ कहा उसका मैं अब निष्कर्ष ये निकालना चाहता हूँ कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। नाउ इज द सिचुएशन। चाइना ने तो मना कर दिया कि वो डेप्सांग पे बात नहीं करना चाहता, और कल को अगर युद्ध हुआ हिंदुस्तान के साथ तो ये डेप्सांग ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि ये सियाचिन ग्लेशियर और एक्साइस इनके बीच की वैली है, ये लिंक कर सकते हैं और इंडिया के अगेंस्ट हो सकते हैं। लिहाजा अब 3500 किलोमीटर जो सरहद है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें जिन फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर चाइना कहता है कि मेरा परसेप्शन तो है उसमें मेरा लैंड आगे तक है, भाई वहाँ पे और भी फ्रिक्शन पॉइंट है। अब हिंदुस्तान कहना शुरू कर दे कि और भी फ्रिक्शन पॉइंट है, और हमारा भी जो हमारे परसेप्शन में जगह जो है वो चाइना के अंदर तक है। देयर आर मेनी फ्रिक्शन पॉइंट ऑन विच देयर इज एडवांटेज इंडिया एंड वी कैन टेक देम। और फिर एक कदम और, जैसे पहले कहा जाता था अरे हम सरहदी एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए तैयार नहीं कर रहे कि चाइना आ गया तो वो इनका इस्तेमाल कर लेगा। अब हम भी कहते हैं कि अगर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है अच्छा है, जब हम चाइना में घुसेंगे तो वो हमारे काम आएगा। ये जब आप कहना शुरू करेंगे वो तो वो विचार है, उन शब्दों में ही ताकत आती है और ताकत के बाद फिर प्रेरणा मिलती है। तो नाउ इज द टाइम फॉर इंडिया टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन अगेंस्ट चाइना टू सच एन एक्सटेंट कि अब इसके बाद चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए टेबल पे आ जाए। बिल्कुल ठीक है कर्नल टीपी त्यागी जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर रमेश कुमार जी, देखिए अगर हम इस बीच एशिया की बात करते हैं तो एशिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और क्या असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए अगर हम एशिया की बात करते हैं तो भारत और चीन दो महाशक्ति हैं इस बीच। चीन भारत का पड़ोसी है, एक लंबी सीमा भी साझा करता है। इस बीच अगर हम बात करें गलवान में सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद दोनों के बीच जो रिश्ते थे और भी खराब हुए। दूसरी तरफ अमेरिका भी है जिसके साथ भारत के अच्छे, अगर हम बात करें रिलेशन की बात करें तो वो अच्छे हैं। भारत और अमेरिका एशिया पैसिफिक क्वाड अलायंस को भी फिर से जिंदा करना चाहता है। तो ऐसे में अगर हम एशिया की बात करते हैं तो इस पर अगर युद्ध होता है तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए रेखा जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां
जहाँ तक दोनों के बीच में युद्ध की बात है, तो वर्ल्ड की 2 सुपर पावर्स के बीच में अभी के ताजा हालातों को देखते हुए युद्ध की संभावना ना के बराबर है। ऐसा कहीं नहीं लगता है कि ताइवान को लेकर के अमेरिका और चीन के बीच में युद्ध हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ताइवान में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस चाइना नहीं करेगा। चाइना नहीं करेगा। अगर फिर भी चाइना का किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस रहता है तो मुझे नहीं लगता कि जो अमेरिका है वो सीधा सीधा चाइना के साथ ऐसी चीजों में उलझेगा। जहां तक यूक्रेन की बात है तो अमेरिका ने सिर्फ रसिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस ही लगाए हैं आज तक, और कुछ प्रकार के उन्होंने सिर्फ हथियार ही मुहैया करवाए हैं। इसके सिवाय रसिया के ऊपर किसी प्रकार का और अन्य प्रकार से कोई असर नहीं पड़ा है, और उस इकोनॉमिक सैंक्शन का भी कोई बहुत बड़ा असर आज हम रसिया के ऊपर नहीं देख पाते हैं। लेकिन चीन इसमें बचेगा, क्योंकि जो अमेरिका और रसिया का आपस में व्यापार है वो मात्र 10% है, क्योंकि वो बहुत कम है। लेकिन जहां तक चीन का और अमेरिका का आपस में वो कहीं ना कहीं 50% और 60% है, क्योंकि वर्ल्ड में जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें चाइना का और अमेरिका का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है। तो इस युद्ध में ताइवान के माध्यम से ना तो चाइना इनके साथ उलझेगा अमेरिका के साथ, और ना ही अमेरिका उलझना चाहेगा। यहाँ सिर्फ उकसावे को लेकर के काम हो रहा है। और जहां तक इंडिया के रुख की बात है, इंडिया के रिस्पॉन्स की बात है, या एशिया की बात है, तो एशिया में कहीं ना कहीं जापान भी है जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, और सीधा सीधा जापान के साथ तो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक और एक मिलिट्री वहां का एक गठबंधन भी उन दोनों के बीच में बना हुआ है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई आपस में दोनों महाशक्तियां हैं आपस में इन चीजों को लेकर के भिड़ेंगी। और जो इंडिया का स्टैंड है वो यही है कि दोनों एक नेगोशिएशन के माध्यम से, एक आपसी वार्तालाप के माध्यम से, आपसी डिप्लोमेटिक तरीके से इस मुद्दे को सुलझाएं। और इंडिया का स्टैंड क्लियर है। इंडिया आज किसी देश के पिछलग्गू के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। इंडिया का आज अपना स्टैंड है, वो आज पूरे एशिया में नहीं बल्कि एशिया की चारदीवारी से बाहर निकलकर ग्लोबल लेवल पे वो अपनी भूमिका को एक सुप्रीम पावर के रूप में देखता है। और आज ये तो इमरान खान ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आज तक जो भारत का स्टैंड रहा है वो किसी भी चीज में वो इंडिपेंडेंट रहा है। उन्होंने किसी देश को या किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने आज तक काम नहीं किया है, चाहे वो वार्सा पैक्ट हो, चाहे वो नाटो हो, या दूसरे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो सीटो सेंटो जो टाइम पे बने, उनमें किसी भी प्रकार से भारत का किसी उसमें नहीं रहा है। ना ही किसी सुपर पावर की तरफ भारत का कोई बहुत ज्यादा वो रहा है। हम इंडिपेंडेंट हैं, और भारत का आज इतना वर्ल्ड लेवल पे वजूद है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। और आज सुपर पावर्स भी, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे वो यूएसए है या रसिया है, वो भारत के स्टैंड की तरफ देखते हैं कि भारत का स्टैंड क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत अमेरिका की तरफ या किसी दूसरे देश की तरफ इसमें ताइवान और चीन की तरफ जाएगा। भारत का यही रुख है कि वहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं ताइवान के अंदर, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वहाँ पे बनाए रखा जाए। वहाँ का जो सिस्टम है उसको एज इट इज रखा जाए, उसमें किसी प्रकार का चीन के द्वारा जो है इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है डॉक्टर रमेश कुमार जी। कर्नल टीपी त्यागी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं कहना चाह रहा था, हमने पूछा था कि एशिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब ये मैं कह रहा हूँ फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चाइना ने घुसपैठ की। वो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके फेवर में केस आ गया, लेकिन चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। वो समय था वो बेचारे चुप बैठ गए। लेकिन अब फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रूनी, वियतनाम, ये सब जो लिटोरल कंट्रीज है साउथ चाइना सी पे जिनका क्लेम है, अब इनमें ताकत आ गई है नैन्सी की इस विजिट के बाद में कि चाइना सिर्फ दिखाने के लिए करता था, और अमेरिका का इंटरेस्ट इतना ताइवान में नहीं है मैडम। अमेरिका का इंटरेस्ट इस चीज में है कि साउथ चाइना सी में 190 यानी कि 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है, और करीब 95 बिलियन
बैरल ऑफ क्रूड ऑयल है, ये एस्टिमेट है साउथ चाइना सी के। अब ये पूरे चीज को, इस हाइड्रोकार्बन के इस धन को, वेल्थ को केवल चाइना को कैसे दे दे? पूरी दुनिया का है, सब चाहते हैं। तो कहने के लिए ठीक भी है, ओपन एंड फ्री ट्रेड पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, जो हाइड्रोकार्बन वहाँ पे है उनके ऊपर उन सब कंट्रीज को हिस्सा मिले जो उसके चारों तरफ, यानी कि साउथ चाइना सी के चारों तरफ है। ये इंटरेस्ट है अमेरिका का साउथ चाइना सी में। और जापान सी एक अकेला ऐसा सी है जिसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। इतनी फिश की पैदाइश दुनिया में कहीं होती ही नहीं जितनी जापान सी में होती है। और अगर ताइवान को चाइना ने ले लिया तो अगला नंबर किसका है? अगला नंबर तो फिर जापान है, और उसके बाद में साउथ पैसिफिक के बाद अमेरिका है। तो चाइना की पहुंच अमेरिका तक ना हो जाए और साउथ चाइना सी पे उसका टोटल अधिकार ना हो जाए, इसलिए ये सब लोग खासतौर पे जापान और अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और एशियन देशों का जो कॉन्फिडेंस है वो अमेरिका ने नैन्सी को भेज के बढ़ाया है, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। चलिए ठीक है, क्योंकि समय कम है, मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, टीपी त्यागी जी आपका भी, और डॉक्टर रमेश कुमार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, एशिया पर मंडरा था युद्ध का खतरा, क्योंकि जिस तरह के हालात अब पैदा हो चुके हैं, और इससे पहले रूस और यूक्रेन, और अब देखिए चीन और अमेरिका के बीच जंग लड़ती है। तो पहले ही देखिए कहा जा रहा है कि जो अगर बात करें दुनिया है दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है, और आगे चलकर अब अगर युद्ध होता है तो भारत किसकी तरफ खड़ा होगा, क्या स्टैंड होगा भारत का? पहले की तरह ही, रूस और यूक्रेन की तरह ही तटस्थ रहता हुआ भारत नजर आएगा, या फिर कुछ और रणनीति होगी? इन तमाम चीजों पर हम बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।